माननीय गौरव जी बुढ़ानिया, प्रिंस कॉलेज के समस्त प्रबंधक मंडल, शिक्षक महानुभाव और प्यारे बच्चों, आज का सेमिनार बेहद खास है। ऐसी शख्सियत हमारे बीच में है जो सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स के लिए रोल मॉडल के तौर पे हैं। आपने आईआईटी से बीटेक किया, बीटेक के बाद आपने सिविल सर्विसेज की ठानी, सिविल सर्विसेज की ठानने के बाद आपने पहले स्टेट पब्लिक सर्विस आरपीएससी में सिलेक्शन करवाया और उसके ठीक कुछ ही समय बाद में आरपीएससी में आरएस में ऑल राजस्थान में आपने 12वीं रैंक हासिल की और उसके ठीक बाद में ऑल इंडिया लेवल पर यूपीएससी सीएससी 2020 में ऑल इंडिया 13th रैंक हासिल की। ऐसी शख्सियत से सुनना, प्रेरणा लेना, उनके टिप्स के अनुसार आगे बढ़ना, अगर किसी बच्चे को शुरुआती दिनों में मिल जाता है तो मैं मानता हूं कि इससे ज्यादा बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं हो सकता। यूपीएससी की तैयारी के लिए जैसा मैं अक्सर आपको बताता हूं, केवल और केवल लंबी चौड़ी बुक्स को डे और नाइट तक पढ़कर सक्सेस होना बहुत मुश्किल माना जाता है और ऐसी स्थिति में बहुत पैनिक भी रहता है। यूपीएससी में लंबा सिलेबस है और लंबे सिलेबस को कवर करने के लिए अगर आप स्मार्ट स्टडी नहीं करते तो मान लीजिए कि आउटपुट या तो नहीं आएगी या कई अटेम्प्ट्स के बाद आएगी। तो मैं फाइनली आप सभी को एक ही चीज कहना चाहूंगा, आप सुरक्षित जगह और सुरक्षित हाथों में पहुंच चुके हैं। अब सिस्टम के द्वारा दिए जाने वाली फैसिलिटीज, ट्रेनिंग, मेंटरशिप, संसाधन, इनका आप कितना इस्तेमाल करते हैं इसके ऊपर आपकी सक्सेस डिपेंड करेगी। मैं अक्सर बच्चों को कहता हूं कि अगर गाइडेंस नहीं होती, आदमी को डेस्टिनेशन का पता नहीं होता और डेस्टिनेशन के माध्यम का पता नहीं होता, तो अक्सर मैं कहा करता हूं कि एक आड़ू मेहनत बच्चे की मेहनत बन जाती है। तो मैं बिना समय गवाए गौरव जी को बुलाना चाहूंगा। आपका स्वागत है। सबसे पहले तो प्रिंस परिवार को धन्यवाद कि मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया और आप सभी को मेरा नमस्कार। कभी भी केवल हार्ड वर्क से सक्सेस नहीं मिलती आज के टाइम में, क्योंकि आप ही देखो यहाँ पे 700 लोग हो, आप 800 लोग हो, तो सब लोगों को सेम गाइडेंस मिल रही है, सब यदि सेम आवर्स भी पढ़ेंगे, लेकिन सिलेक्शन कुछ लोगों का होता है, कुछ लोगों का अगली साल होता है, कुछ लोगों का आईएएस में नहीं आरएएस में होता है, कुछ लोगों का दूसरे एग्जाम में होता है। तो जो ये फर्क कहाँ से आता है, वो स्मार्ट स्टडी से आता है। तो मेनली हम देखते हैं कि आरएएस और आईएएस दो एग्जाम लगते हैं जहां से सिविल सर्विसेज में एंट्री होती है। तो सिविल सर्विसेज में एंट्री का मतलब क्या है कि ये लोग जो कानून बनते हैं उनकी पहले रूपरेखा बनाते हैं कि इस तरीके का कानून बनाते हैं, फिर उसी कानून को ये फील्ड के अंदर क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। ये इनका मेन काम होता है। लेकिन ये हाईली चैलेंज्ड काम होता है कि आप ऐसी एक पॉलिसी बनाओ, ऐसा रूल बनाओ जो सबके लिए फायदेमंद हो और फिर उसको इम्प्लीमेंट भी करो। तो इसलिए थोड़े से हमें जो पढ़ने लिखने वाले हाईली इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं उनकी जरूरत होती है, इसलिए एग्जाम लगते हैं। तो केवल दो ही एग्जाम है, या तो आपका स्टेट पीसीएस है या आईएएस का एग्जाम है। दोनों ही एग्जाम के अंदर जो जरूरत है ना, वो आपको प्रिंस कॉलेज में स्टार्टिंग से मिल रही है। तो हम बात करते हैं आईएएस आरएएस के एग्जाम की। दोनों ही एग्जाम की प्रोसेस में पहले प्रीलिम्स होता है, फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है। तो आप यदि ग्रेजुएशन के बाद यदि किसी कोचिंग में जाओगे भी तो आपको मेंस की, प्रीलिम्स की तो वो कोचिंग करवा देंगे, लेकिन इंटरव्यू के लिए जो पर्सनैलिटी की जरूरत होती है वो आपकी केवल कॉलेज में ही डेवलप हो सकती है। इसलिए भी आपको निश्चिंत रहना है कि यदि आप इंटरव्यू की स्टेज में पहुंच गए तो आपका जो पिछले 3-4 सालों से जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है वो आपको बहुत फायदेमंद साबित होगा वहां पे। तो प्रीलिम्स का एग्जाम होता है दोनों ही जगह पे, जो आरएएस में आईएएस में ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है। ऑब्जेक्टिव एग्जाम का मतलब है कि आपके पास एक क्वेश्चन होगा, नीचे 4 मल्टीपल चॉइस होगी, उनमें से सेलेक्ट करना है आपको। इसमें
आपको एक टेक्निक्स, टिप्स एंड ट्रिक्स की जरूरत पड़ती है हमेशा, क्योंकि आप इन दोनों एग्जामों को देखोगे, एनालाइज करोगे पेपर्स को, तो आपको पता चलेगा कि 30-40% क्वेश्चन तो किताबों से बाहर से आ रहे हैं, लेकिन फिर भी बच्चे उनको सोल्व कर दे रहे हैं। वो कैसे सोल्व कर रहे हैं? तो टिप्स नंबर 1 पहली यही है कि आपको हमेशा पेपर सोल्व करते रहना, प्रैक्टिस करते रहना है। तो यदि आप बहुत सारे पेपर सोल्व कर लोगे ना, तो आपको जब क्वेश्चन आपका पढ़ा हुआ भी नहीं है ना, फिर भी आप फील कर लोगे कि ये ऑप्शन तो गलत है। अब आता है मेंस की बात। मेंस में जाने के बाद सबसे जरूरी है कि आपको अपने आसपास क्या हो रहा है उसको समझना आना चाहिए, कि कोई भी करंट अफेयर, कोई भी घटना क्यों हो रही है, और उसके लिए जरूरी है न्यूज़पेपर पढ़ना। बहुत सारी चीज बोलते हैं कि हमें कॉमन सेंस से सही कर सकते हैं हम एग्जाम के अंदर, आईएएस के एग्जाम के अंदर, आरएस के एग्जाम के अंदर। तो वो कॉमन सेंस कौन सा कॉमन सेंस? जो एक नॉर्मल इंसान के पास कॉमन सेंस है, वो उस कॉमन सेंस की बात नहीं हो रही होती। एक ब्यूरोक्रेटिक कॉमन सेंस डेवलप करने की बात होती है। और वो ब्यूरोक्रेटिक कॉमन सेंस कब डेवलप होगा? जब आप किसी ब्यूरोक्रेट्स के आर्टिकल पढ़ोगे या किसी एक्सपर्ट्स के आर्टिकल पढ़ोगे। जैसे एक एग्जाम्पल और स्टोरी के थ्रू बात करते हैं कि डेटा और जो फैक्ट्स वगैरह से है ना, आप लोगों तक मैसेज कन्वे कर सकते हो, लेकिन जब स्टोरी से आप किसी को कोई बात बताते हो तो वो हमेशा उसके दिमाग में रह जाती है। तो जो क्वेश्चन आपको नहीं भी आ रहा होता, उसको आप किस तरीके से अटेंड कर सकते हो, ये आपका ब्यूरोक्रेटिक कॉमन सेंस है। लेकिन हमेशा एक प्रॉब्लम आती है कि 3 घंटे के अंदर 50 से 55 पेज आपको भरने होते हैं, वो भी बड़े वाले पेज। तो हम लिखने की जो प्रैक्टिस है उसको छोड़ देते हैं। तो हमेशा क्लास के अंदर लिखते रहना है। उस चीज का आपको बेनिफिट है ना, दिखेगा नहीं। जैसे यदि हमें कोई पेड़ उगाना होता है तो हम सबसे पहले पौधा लगाते हैं, लेकिन उस पौधे से कभी एक्सपेक्ट ये मत करो कि ये 2 ही दिन में पेड़ बन जाएगा, फल भी दे देगा, छांव भी दे देगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे यदि आप आंसर राइटिंग कर रहे हो या क्लास के अंदर राइटिंग कर रहे हो, तो कभी एक्सपेक्ट मत करो कि मैं पहले दिन से ही पेपर लिखने वाला जैसा बन जाऊंगा। लेकिन आपके पास समय काफी है। आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? कि आपके पास समय है, आपके पास सही डायरेक्शन है। तो आप अपना एक आंसर राइटिंग का या डेली राइटिंग का जो बीज है ना, उसको आज जमीन में डाल दो। 3 साल बाद वो ऐसा पेड़ बनेगा ना कि आपको खुद को यकीन नहीं होगा कि मैं इतना अच्छा कैसे लिख पा रहा हूँ। फिर अब जैसे मेंस का जब पेपर आप क्लियर कर लोगे तो इंटरव्यू स्टेज में जाओगे। इंटरव्यू स्टेज में क्या होता है कि आपकी पर्सनैलिटी चेक की जाती है कि आपने अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कैसे किया है। तो जनरली लोग जो सबसे बड़ी गलती करते हैं, हमने भी वही गलती की थी कि पूरा जब तक मेंस क्लियर नहीं होता, एकदम नॉर्मल जैसे बातें कर रहे होते हैं वैसे ही बातें करते हैं। जैसे भी हमारे प्रेजुडिसेस हैं, बायस हैं, उनको अपने अंदर रखते हैं। लेकिन जैसे ही इंटरव्यू स्टेज पे आता है तो अपने आप को एकदम कॉन्स्टिट्यूशन जैसा बनाने की कोशिश करते हैं और 2 महीने के अंदर पर्सनैलिटी डेवलप करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो वहां पे ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं, जो 60-70 साल के हैं, तो वो बहुत आसानी से पता चला लेते हैं कि ये जो पर्सनैलिटी है वो कितनी खोखली है, क्या ये रियल में ऐसा सोचता है। तो आपके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जैसे आप अपने आप को जब क्लास में हो, एटलीस्ट हॉस्टल के टाइम चलो आप अपने फ्रेंड से जैसे ही बात करो, क्लास के अंदर हो तो अपने आप को ऐसे माना करो मैं हेल्थ सेक्रेटरी हूँ और मेरे पास बैठा है वो एजुकेशन सेक्रेटरी है, और आपस में ऐसे बड़े बड़े डायलॉग्स डिस्कस किया करो कि डोंट यू थिंक सो कि दैट वी शुड इंक्रीज द बजट फॉर द एजुकेशन। इस तरीके से आपस में बातें किया करो, तो आपके अंदर उस तरीके के जो गुण है वो आ जाएंगे। 5वीं जो सबसे बड़ी चीज है वो है कि अपने अंदर यदि आपने कॉन्फिडेंस रखा है ना, तो ना मतलब कि कुछ भी हो जाएगा। हमारे साथ एक दिक्कत होती है कि हम कई बार अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं। हमें लगता है कि ये चीज हम क्लियर नहीं कर पाएंगे, और ये सबसे बड़ा गुनाह है। मतलब एपीजे अब्दुल कलाम भी कहते थे कि सपने बहुत बड़े देखने हैं आपको, और फिर सपनों के लिए मेहनत करनी है। यदि आपके अंदर एक आईएएस एक आरएएस बनने का यदि पोटेंशियल है, और यदि फिर आप कोई दूसरे प्रोफेशन में चले गए या उससे छोटी प्रोफेशन में कुछ बन गए, तो वो आप हमेशा अपने आप के लिए गुनहगार हो जाओगे कि मेरे पास वो पोटेंशियल था, मैं वो बन सकता था लेकिन मैं बना नहीं। और कभी भी जीवन में सेटिस्फाई नहीं होना, मतलब भूख हमेशा
रहनी चाहिए। जैसे स्टीव जॉब्स था, वो हमेशा एक ही बात बोलता था, बी हंग्री बी फुलिश, मतलब भूखे रहो पागल रहो। मतलब वो लिटरल सेंस में नहीं बोल रहा था कि खाना नहीं खाना, वो बोल रहा था अपने सपनों के लिए भूखे रहो, कि जहां भी आपको अपॉर्चुनिटी दिखे ना कि इस समय मैं ये कुछ कर सकता हूँ, वो उसी समय कर लो। और पागलपन का मतलब है डेडिकेशन। जिस चीज के लिए सोच लिया ना कि मैं ये चीज करूंगा, तो फिर उस चीज को आप कर सकते हो। हर एक सक्सेसफुल इंसान में आप देखोगे तो उसमें एक ये चीज कॉमन होती है कि वो कहीं भी सेटिस्फाई नहीं होता कि ये चीज हो गई तो मैं अपने आप को तुरुप का इक्का समझता हूँ। वो कभी ऐसा नहीं होता, वो फिर एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं कि चलो आज मैं कुछ और सीख के आता हूँ, कुछ और करके आता हूँ। हार्ड वर्क तो सभी लोग करते हैं। मतलब यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं, 90% लोगों के बारे में मैं पूरा ये विश्वास से कह सकता हूँ, आप अपने घर से जो बैग लेके आए हो ना, वो हो सकता है दूसरे इंसान के लिए, मेरे लिए वो कपड़ों का बैग होगा, लेकिन आपको पता है कि वो आपके सपनों का बैग है। आप उसमें अपने सपने लेके आए हो, अपने आगे वाले जीवन में आपको क्या चीज करनी है वो चीज लेके आए हो। वो सपने कितने बड़े हैं और कितने गहरे हैं ना, वो आपके अलावा कोई दूसरा नहीं समझ सकता। मैं भी इसी तरीके से आपकी तरह एकदम सब कनेक्शन कट करके कि अब मुझे पढ़ना है, तो उसमें कुछ ऐसे संविधान होता है पढ़ने वाले बच्चों का, तो उसी संविधान मैंने भी मेरे लिए कुछ बनाया कि आज से पार्टी करना बंद, कि अब मैं पार्टी नहीं करूंगा। पार्टी तभी करूंगा जब दूसरे लोग मुझे देने के लिए आएंगे, सिलेक्शन के बाद देने के लिए आएंगे। आज से मैं कभी बाहर सिनेमा हॉल में मूवी देखने के लिए नहीं जाऊंगा, मैं कभी मेरा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। ये शपथ आपको लेनी पड़ती है। और बहुत सारी चीज ऐसी होती है जो आपको जीवन में क्या पता समझ में नहीं आएगी, आपको लगेगा कि यार ये चीज तो मेरे लिए बनी नहीं है, फिर खुद पे डाउट आना स्टार्ट होता है उस समय कि क्या हम इस चीज के लिए बने हैं। क्योंकि आपके अंदर एक गलतफहमी डालती जाती है। जैसे कोई बच्चा मैथ में अच्छा है तो उसके अंदर ये गलतफहमी डालती है, तू मैथ में अच्छा है तो दूसरी चीजें मत कर, या तू आर्ट्स में अच्छा है तो मैथ्स मत कर, या तू टीचर के एग्जाम के लिए अच्छा है तो आगे वाले एग्जाम मत कर, या तू अकाउंट्स वाले पेपर के लिए अच्छा है। मतलब हर प्रकार का मिथ ना आपके दिमाग के अंदर जनरेट कर दिया जाता है। उस समय आपको आता है सेल्फ डाउट। कभी भी अपने ऊपर ना डाउट नहीं करना। यदि आपको ऊपर वाले ईश्वर ने बनाया है तो कोई ना कोई लक्ष्य के साथ बनाया है, कोई ना कोई पोटेंशियल देके आपको जरूर बनाया है। सबकी ब्रेन कैपेसिटी इक्वल है, किसी की ब्रेन कैपेसिटी ज्यादा नहीं है। बस हम वो डिपेंड करता है कि हम उसको यूटिलाइज कितना करते हैं। उस प्रॉब्लम के सामने घुटने नहीं टेकना और कभी भी क्विट नहीं करना इस जर्नी को। क्योंकि इस जर्नी को जब आपने स्टार्ट किया ना, तो सोचो आपकी कितने बड़े सपने थे, कितनी उम्मीदें थी, कितनी मेहनत करने के लिए आप यहाँ आए थे, तो उसको कभी नहीं छोड़ना। जब जिस चीज पे आप डाउट कर रहे होगे ना कि ये मेरी सबसे कमजोर चीज है, वो आपकी कब ताकत बन के आएगी, कब बाहर आपका सिलेक्शन करवा के जाएगी, ये चीज आपको कभी नहीं पता। तो हमेशा अपनी कमजोरियों से कभी डरो मत, उन कमजोरियों को एक्सेप्ट करो। इसके बाद आते हैं हम थोड़ा स्मार्ट स्टडी के ऊपर। स्मार्ट स्टडी कैसे होती है और हमारे जो एजुकेशन सिस्टम में दिक्कत क्या है, जिसकी वजह से हम लोगों ने अपने आप को ट्रेंड ही अलग तरीके से किया है। आप एक जनरली देखना कि हम जब भी कहीं चलते हैं तो सामने चलना हमारे लिए बहुत आसान होता है, ठीक है, लेकिन हमारे लिए पीछे चलना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है एज कंपेयर टू सामने चलने के। यानी कि पीछे हम दौड़ नहीं सकते, दौड़ते हम सामने हैं। तो यही दो पैर हैं, ये सामने ही क्यों दौड़ सकते हैं, पीछे क्यों नहीं दौड़ सकते? क्योंकि हमने हमेशा हमारी बॉडी को ट्रेंड इसी हिसाब से किया है कि हमें सामने चलना है। सेम हम दिमाग के साथ करते हैं। सुबह उठते हैं, पढ़ाई की, तो यदि पढ़ाई की आपने तो आपने क्या किया, ज्ञान को अपने अंदर लिया। फिर आप सुबह क्लास में चले गए, टीचर पढ़ाएंगे, मतलब ब्रेन को वापस से क्या मिला, इनपुट मिला, ठीक है। पूरे दिन क्लास की, फिर शाम को पापा से बात की, पापा ने भी क्या किया, थोड़ा और ज्ञान चिपका दिया, वो भी क्या हुआ, इनपुट के तौर पे हो गया। और फिर रात को जाके हम की जो बुक है उसको पढ़ा और अपने अंदर ले लिया। तो मतलब आपने क्या किया कि सुबह उठने से लेकर रात को
को सोने तक अपने दिमाग के अंदर बातें डालते गए। तो अब आपके दिमाग को वो आदत हो गई है उसको इनपुट लेने की, और हो सकता है कि आप इस दुनिया के सबसे बड़े इनपुट टेकर हो सकते हो, लेकिन एग्जाम में क्या चेक होता है? आउटपुट चेक होता है। एग्जाम में क्या चीज चेक होती है कि आप कितना आपको आता है, वो आप कितना कॉपी में लिख पाते हो। तो मतलब ये सोच लो कि हमारी ट्रेनिंग हो रही है सुबह उठते सामने दौड़ाने की, और एक जो फाइनल एग्जाम है या कंपटीशन है उल्टा दौड़ाया जा रहा है। तो अनलेस एंड अनटिल जब तक आप चीजों को समझोगे नहीं, तो आपके लिए जो भी क्लास में पढ़ाया हुआ है ना, वो एकदम घास पत्तियों की तरह है। आप कितना भी खा लो, वो आपके शरीर के अंदर जाके बचेगी नहीं, और कोई भी उसका आउटपुट नहीं निकल के आएगा। मैंने हमेशा एक कोचिंग में या जहाँ भी जाता हूँ, मैं ये चीज मेरे को सुनने को मिलती है कि हमने सब बच्चों को सेम पढ़ाया, फिर मतलब एक को ज्यादा समझ में आया, एक को कम कैसे समझ में आया, या रिजल्ट के अंदर है ना इतनी वेराइटी कैसे आई। तो वो है कि आपने उस टाइम पे अपने ब्रेन को कितना एक्टिव रखा। यदि आप पैसिव ब्रेन के साथ कुछ भी सुनते जा रहे हो ना, तो उसका कोई इनपुट नहीं आएगा। तो सबसे पहले आपको जो ध्यान में रखना है कि स्मार्ट स्टडी करनी है, तो स्मार्ट स्टडी की स्टेप नंबर 1 ये है कि जब भी आप इनपुट लो, समझ के इनपुट लो, ठीक है। अब स्मार्ट स्टडी की सेकेंड स्टेप के ऊपर जाते हैं। सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि जो आपके दिमाग के अंदर आ गया, उसको आप छोटे छोटे हिस्सों में ब्रेक डाउन करो। केमिस्ट्री आप पढ़ रहे हो, दुनिया में जितने भी प्रकार के केमिकल से सब कुछ है, उनका सबका नीचे का सार क्या है? एक एटम है, मतलब बहुत छोटी सी चीज है। इसी तरीके से यदि आप खाना खा रहे हो, उसकी छोटी सी चीज ग्लूकोज है। तो यदि आपने पढ़ाई को पूरा एकदम ब्रेक डाउन कर दिया, एकदम छोटे छोटे हिस्से में तोड़ के ले गए, तो आपके ब्रेन को रिटेन करने में बहुत आसानी होगी। तो इससे सिंप्लीफाई इंफॉर्मेशन को आप जितना कर लोगे, उतना आपका ब्रेन उसको मैक्सिमम टाइम के लिए याद रख पाएगा। तो जैसे मैं जब मानसून पढ़ता था, तो मुझे बहुत ज्यादा टिपिकल लगता था कि कौन सी ला नीना, कौन सी एल नीनो, कहाँ पे जेट स्ट्रीम चल रही है, कुछ समझ में आ नहीं रहा था। फिर मैंने उसको 10 बार पढ़ा, 12 बार पढ़ा, फिर मेरे को समझ में आया कि कुछ नहीं है, अरब सागर के ऊपर एक बाल्टी है, वो बाल्टी ऊपर चली जाती है और उस बाल्टी को आके इंडिया के ऊपर गिरना है। अब उस बाल्टी में से कोई एल नीनो आएगी, 2 डब्बे पानी निकाल ले जाएगी, कोई जेट स्ट्रीम आएगी, 2 डब्बे बाल्टी में अंदर पानी डाल देगी। तो फिर मैंने उनको डिवाइड कर लिया कि कौन सी 5 चीजें ऐसी हैं जो इस बाल्टी के अंदर पानी डालेगी, और कौन सी 5 चीजें ऐसी हैं जो इस बाल्टी के अंदर से पानी निकाल लेगी। एकदम सिंपल सा, एकदम इमेजिनेशन भी ऐसे। ये भारत का नक्शा बना हुआ है, ऊपर से ना मतलब इंद्र देवता बाल्टी लेके आ रहे हैं, बीच में से एल नीनो आई, 2 डब्बे निकाल के ले गई, या ला नीना आई, 2 डब्बे एक्स्ट्रा डाल के ले गई। तो इस तरीके से मैंने उस चीज को क्या कर लिया, एकदम सिंप्लीफाई कर लिया, एकदम स्टोरी जैसा बना दिया। अब उस चीज को भूलना बड़ा मुश्किल है। सिंप्लीफाई करने के बाद जो तीसरा आपको सबसे बड़ा काम करना है, चीज कितनी भी सिंप्लीफाई हो, वो आपके दिमाग से निकल जाएगी। दिमाग को बनाया इसी तरीके से है कि ये बातों को भूलता जाए। यदि ब्रेन बातों को भूलेगा नहीं, तो जो हमारे साथ नेगेटिव इंसिडेंट हुए वो हमें लाइफ टाइम याद रहेंगे और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अब ब्रेन ना भूले, उसके लिए आपको क्या करना है? रिवीजन करना है। जैसे कि मैं आपको कोई बात बता रहा हूँ, आपके न्यूरो कनेक्शंस डेवलप हो रहे हैं ब्रेन के अंदर, कि जैसे बहुत अलग अलग न्यूरॉन्स हैं, वो आपस के अंदर सिग्नल भेज देंगे, वो एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। मोस्ट ऑफ द न्यूरो कनेक्शंस, 80% न्यूरो कनेक्शन एक दिन के अंदर वापस से टूट जाते हैं, अनलेस एंड अनटिल उनका रिवीजन नहीं किया जाए। जैसे ही आपने जो इंफॉर्मेशन आज सुनी है उसको कल रिपीट कर दोगे, तो सेम दोनों न्यूरॉन आपस में वो वापस से सिग्नल भेजेंगे, वापस से न्यूरो कनेक्शन बन जाएगा। फिर अब वो जो 2 बार न्यूरो कनेक्शन है वो 7 दिन तक टिक सकता है। फिर आप 7वें दिन वापस पढ़ोगे तो वो न्यूरो कनेक्शन एक बार फिर बन जाएगा। अब उसकी इतनी स्ट्रेंथ हो जाएगी कि वो महीने भर से टिक सकता है। और फोर्थ चीज है आउटपुट। बंद कर दो और फिर कॉपी बंद करके सोचो कि पहले पेज में टीचर ने क्या लिखा है, और फिर देखो कि कितना परसेंट आप बना मतलब कर पाओ। और स्टार्टिंग में जब आप ये चीज करोगे ना, तो आपका सरदर्द होना स्टार्ट हो जाएगा कि आपको लगेगा यार पहले पेज से 2 ही लाइन याद आ रही है केवल, लेकिन ये एक्चुअल आपकी आउटपुट कितना आ रहा है, उसकी एफिशिएंसी है। कोई दिक्कत नहीं है, पहले दिन 2 लाइन याद आ रही है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो एक दिन
पूरा पेज बन जाएगा। जब तक आपको पूरा का पूरा पेज याद नहीं हो जाए तब तक अगले पेज में मत पढ़ो। अभी तक आपका ब्रेन है ना एकदम शांत स्वभाव से बैठा है, ठीक है, सुनना ही तो है, आ रहा है, बस आ रहा है। लेकिन जब इसके ऊपर प्रेशर डाल दोगे ना कि बेटा थोड़ी देर बाद मैं पूछूंगा कि ना क्या आउटपुट आए, तब ये ना मतलब दर्द भी करेगा। लेकिन थोड़े दिनों के बाद, 15 दिनों के बाद, 20 दिनों के बाद आपको आदत हो जाएगी, आपकी रिकॉलिंग पावर होगी वो बढ़ जाएगी। तो आउटपुट देने की मैं 3-4 तरीके आप अपना सकते हो। या तो अपनी कॉपी बंद करके याद करो कि क्या क्या चीज मैंने ये पढ़ी है, अब कितनी मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ। या दो दोस्त आपस में कॉपी लेके बैठ जाओ, रूममेट हो तो चल बता कि ये इकोनॉमी कौन सी होती है, बताओ, अरे वेद के अंदर से मानसून कब आता है। एक दूसरे से क्रॉस क्वेश्चन करोगे ना तो भी ब्रेन को आउटपुट देना होता है। या फिर अपना घर पे बात करो ना तो मम्मी को बताओ कि मम्मी आज मैं क्लास में ये पढ़ के आया। तो इसमें भी आपको क्या करना, आउटपुट देना पड़ता है। या आप क्या कर सकते हो कि जो टेस्ट पेपर्स है ना उनको लगा सकते हो। जब टेस्ट पेपर में भी आपको क्या करना पड़ता है, आउटपुट देना पड़ता है। इस चीज को आप अपने अंदर उतार पाते हो ना तो बहुत ही शानदार आपका रिजल्ट आएगा। हेलो सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने कहा कि हमें बहुत ज़्यादा लिखना आना चाहिए, उसके लिए हम प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन जो हमने लिखा उसको बाद में हम बुक वाली लैंग्वेज से कंपेयर करते हैं तो हमारे वर्ड्स बिल्कुल भी वैसे नहीं होते। तो सर हम ये कैसे करें कि हमारी लैंग्वेज इम्प्रूव हो जाए? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि जब हम जो भी लिखते हैं और जो बुक की लैंग्वेज होती है ना उनके अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो पहला डाउट तो आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए, एग्जामिनर कभी भी बुक की लैंग्वेज चाहता ही नहीं। यदि उसको बुक की लैंग्वेज चाहिए होती तो वो जो बुक लिखने वाले ऑथर हैं उन्हीं को आईएएस बना देता। उनको चाहिए है कि एकदम सिंपल भाषा के अंदर सारी चीजें लिख दो। दूसरी है कि वोकैब आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, उस सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपकी वोकैब होनी चाहिए। जैसे मतलब यदि आप हिस्ट्री का क्वेश्चन लिख रहे हो तो हिस्टोरिकल जो वोकैब है उनका यूज करो। ज्योग्राफी लिख रहे हो तो ज्योग्राफी से रिलेटेड वोकैब का यूज करो। तो आपका क्वेश्चन आएगा सर कि ये वोकैब कैसे डेवलप होगी और ये पता कैसे चले कि ये हिस्ट्री की वोकैब है, ये ज्योग्राफी की है, ये पॉलिटी की है। तो सबसे बढ़िया तरीका है क्लास 6 से लेके 12 तक की जो भी एनसीईआरटी है उनका लास्ट पेज होता है ग्लोसरी। और उस ग्लोसरी के अंदर जैसे ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है तो उसमें जितने भी टर्म्स यूज हुए हुए तो वो सारे के सारे कहाँ होंगे, लास्ट में होंगे उसके। तो सारी एनसीईआरटी के जाओ लास्ट पेज की फोटोकॉपी करवा लो तो उससे आपकी वोकैब स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। Sir, please tell us about the current affairs, the sources of current affairs. करंट अफेयर क्या है? करंट अफेयर है अपने आसपास की जो चीजें है ना उनको समझते हुए चलना। जैसे आपको 3 साल बाद एग्जाम देना है तो आप ये मत समझो कि आज रॉकेट लॉन्च हुई है उसका नाम क्या है, उसको याद करना आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसे आज यदि जीएसएलवी मार्क 3 की कोई लॉन्चर से हमने कोई रॉकेट लॉन्च की है, वो हो सकता है जब तक आप पेपर दोगे तो कोई नई रॉकेट लॉन्च हो जाए। लेकिन रॉकेट को लॉन्च करने के पीछे क्या टेक्नोलॉजी है, कौन सा न्यूटन का प्रिंसिपल लग रहा है, कौन सी उसके अंदर गैस यूज हो रही है, कौन सा क्रायोजेनिक इंजन है, क्रायोजेनिक इंजन इंडिया के पास कहां से आया, इंडिया रशिया ने क्या किया था, किस तरीके से बैन लगे हुए थे, उस चीज को समझने की कोशिश करो क्योंकि वो 4 साल 3 साल बाद भी रेलिवेंट है। तो करंट अफेयर ऊपर से जैसे आपको बताया न्यूज़पेपर के बारे में सुनो, या फिर आप क्या कर सकते हो जो मैगजीन आती है मंथली वो सुनो, या फिर आजकल है ना हिंदू एनालिसिस मतलब बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स कराते हैं। जैसे आप ओनली आईएएस का सुन सकते हो तो ओनली आईएएस यूट्यूब चैनल के ऊपर जो भी डेली का करंट अफेयर होता है न्यूज़पेपर के अंदर आता है उसको सिंप्लीफाई करके समझाते हैं, तो वहां से आप समझ सकते हो। बस ये ध्यान रखना कि अननेसेसरी जो फैक्ट्स है ना उनको भी याद करने की जरूरत नहीं है, उनके पीछे का क्या कंसेप्ट है, वो चीजें क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, उस चीज को समझने की कोशिश करना। Good afternoon, sir. Sir, मेरा डाउट ये है कि हम ज़्यादातर एस्पिरेंट्स या फिर जो टॉपर्स होते हैं उनसे ये सुनते हैं कि यूपीएससी में लिमिटेड रिसोर्सेज रखने चाहिए और उन्हीं को बार-बार रिवाइज करना चाहिए। तो सर रिवीजन के लिए हम जो यूज करते हैं नोट्स, तो सर हम कैसे इफेक्टिव नोट्स बना सकते हैं? आपने तो मेन बात रखी, यूपीएससी के अंदर ये कहते हैं कि लिमिटेड रिसोर्स रखो और वो भी अनलिमिटेड सिलेबस के लिए। अब लिमिटेड रिसोर्स से इसलिए कई बार गलतफहमी हो जाती है कि 4-5 किताबें पढ़नी है,
और बच्चा 4-5 किताबों को ही पढ़ता रह रहा है, फिर बोल रहा है कि मेरे लिमिटेड रिसोर्स है, उससे भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो इसलिए ये आपको बात जरूर ध्यान रखनी है कि लिमिटेड रिसोर्सेज का मतलब ये है कि जितने रिसोर्स को आप रिवाइज कर सको और वो मैक्सिमम होने चाहिए। यदि आप 20 किताबों को यदि 4 बार 5 बार रिवाइज कर सकते हो ना पेपर से पहले, तो आपको 20 बुक्स पढ़नी है। यदि आपको ऐसा लगे कि मैं 18 बुक्स को ना पढ़ सकता हूँ 4 से 5 बार, तो 18 पढ़ो। आपको लगे 15 पढ़नी है तो आप 15 पढ़ो। ऐसा नहीं कि बहुत ही मिनिमम कर लिया रिसोर्स जिससे सिलेबस भी कवर नहीं हो रहा, फिर उसका रिवीजन से कोई मतलब नहीं होगा। गुड आफ्टरनून सर, माय क्वेश्चन इज दैट हमारा माइंड एक जगह सेंट्रलाइज नहीं होता, मल्टीटास्किंग में लगा रहता है। तो सर इसको सेंट्रलाइज कैसे करें? यूपीएससी के लिए बहुत बड़ा सिलेबस है, उसे कवर करना, तो एक सेंट्रलाइज्ड वे में कैसे पढ़ें? एक तो टाइम टेबल आपका दिन का डिसाइड होना चाहिए कि आज मेरे को क्या पढ़ना है। जैसे आपने सोच लिया कि मेरे को हिस्ट्री और ज्योग्राफी पढ़ना है, तो हिस्ट्री के आपने निकाल लिए 5 घंटे पढ़ना है मेरे को। तो जब 5 घंटे आप हिस्ट्री के पढ़ रहे हो ना, तो उस टाइम में ये मत सोचो कि ना मतलब करंट अफेयर भी है, ज्योग्राफी भी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, उन सब के बारे में भूल जाओ। उस 5 घंटे के लिए क्या आपको हिस्ट्री पढ़नी है। और हमेशा कंसंट्रेशन करने का सबसे बढ़िया जो तरीका होता है ना, वो होता है ब्रेकिंग डाउन। ब्रेकिंग डाउन कैसे? जब यदि आपको 5 घंटे के अंदर हिस्ट्री पढ़नी है, आपने डिसाइड कर लिया कि मैं आज ना इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ूंगा 5 घंटे के अंदर, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को ब्रेक डाउन करो 5 हिस्सों के अंदर कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का मैप क्या था, कौन कौन सी जगह थी, फिर उनके आर्टिफैक्ट्स कौन से थे, फिर उनके ट्रेड रिलेशन कौन से थे, उनके खत्म होने से रिलेटेड कौन कौन सी थ्योरीज थी, लास्ट में कंक्लूजन। अब 5 हिस्सों में आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन को तोड़ लिया। अब आप 5 घंटों को भी 5 हिस्सों में तोड़ा, आपने आप डिसाइड कर लिया कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का मैप है उसको मैं 1 घंटे के लिए पढ़ूंगा। अब उस मैप को भी 4 हिस्सों में डिवाइड कर लो कि नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है। फिर आप हर मैप को 15 मिनट के लिए पढ़ोगे कि जो नॉर्थ वाला जो पार्ट है उसको मैं 15 मिनट के लिए पढ़ूंगी, साउथ वाला पार्ट है उसको 15 मिनट के लिए पढ़ूंगी। तो आपके पास एक टाइम की कंस्ट्रेंट रहेगी कि ये जल्दी से मैप पूरा कर ले, केवल तेरे पास 15 मिनट है। तो हमेशा अपने पीछे एक टाइमर रखो